प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में स्वागत है। इस समय हम लोग संस्कृत व्याकरण के द्वितीय सोपान के अंतर्गत संधियों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेदों के विषय में बताया। कल मैं अयादि संधि की बातें बता रहा था, अयादि संधि के नियम बताए थे आपको और अयादि संधि के कुछ अपवाद। इन्हीं अपवादों में से एक खास अपवाद है जिसको एक अलग संधि का नाम दे दिया गया है, वो है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंगः पदान्तादति और यह भी एक अयादि संधि का अपवाद है। तो आइए हम इस अयादि संधि के अपवाद को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमको यह समझ लेना अनिवार्य है कि अयादि संधि और पूर्व रूप संधि में मूलभूत अंतर क्या हैं। जब हमको ये अंतर समझ में आ जाएंगे तो दोनों संधियां बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगी। और प्रश्न पत्र में जब आपको अयादि संधि और पूर्व रूप संधि में अंतर करने को आएगा या उदाहरण दिया रहेगा, उनमें दोनों विकल्प दिया रहेगा, तो आपको विकल्प चयन करने में सुविधा महसूस होगी। तो आइए देखते हैं कि अयादि संधि और पूर्व रूप संधि के नियमों में मूलभूत क्या अंतर है। प्रथम अंतर यह है कि अयादि संधि का जो पूर्व पद होता है वह एक अधूरा पद होता है, वो आधे अधूरे शब्द को बोधित कराता है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जबकि पूर्व रूप संधि का जो प्रथम पद होता है वह पूर्ण पद होता है और एक किसी न किसी अर्थ को लिए हुए रहता है। तो पहला हमारा अंतर तो यहाँ हो गया। तो इसको आपको समझना है कि जो पूर्व पद होगा वह पूर्ण पद होता है इसमें हमारे पूर्व रूप संधि में, जबकि अयादि संधि में वह पूर्ण पद नहीं होता है। तो आइए एक इसके उदाहरणों को समझेंगे। उससे पहले थोड़ा नियम की चर्चा हम कर लेते हैं। नियम में क्या खास बातें हैं, हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट इसका बना रखा है कि पदांत एंग प्लस अ बराबर पूर्व रूप। पूर्व यानी पहले का। ध्यान रखना है आपको कि संधि होने के पश्चात इसमें जैसा पहले वाला पद रहेगा उसी पद के अनुसार उसका पूरा रूप तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे जैसे हम इसके नियम को पढ़ेंगे, उदाहरण को देखेंगे तो अपने आप ये बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी। नियम क्या इसका है कि यदि पद के अंत में, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि पद के अंत में क्या हो जाए, एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपने प्रत्याहार प्रकरण में जरूर इसको जान लिया होगा, फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है ए तथा ओ, यानी ए ओ को एंग बोलते हैं। उसके पश्चात यानी उत्तर पद के प्रारंभ में अ हो। हमने अयादि संधि में देखा कि कोई भी स्वर हो, लेकिन पूर्व रूप संधि में एक शर्त है कि ए के पश्चात केवल और केवल अ होगा, तभी यह नियम लागू होगा। यदि अ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर वर्ण होता है तो वहां पर पूर्व रूप संधि का नियम लागू नहीं होगा, वहां पर फिर अयादि संधि का नियम ही लागू होगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखे रहेंगे तो नियम समझना आसान रहेगा। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि पूर्व पद के अंत में ए और ओ हो और उत्तर पद के प्रारंभ में अवर्ण हो, तो दोनों की संधि होते समय क्या हो जाएगा, पूर्व रूप बन जाएगा। यानी संयुक्त पद जो होगा वो पहले रूप के आधार पे निर्मित हो जाएगा, अर्थात ए रहेगा तो ए बन जाएगा, ओ रहेगा तो ओ बन जाएगा। और उसमें अ की स्थिति को बताने के लिए, अ की उपस्थिति को बताने के लिए वहां पर एक अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इस चिन्ह के बारे में अक्सर आपको समस्या होती है, परीक्षाओं में पूछा जाता है तो बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, अवग्रह। कई बच्चे इसको ड पढ़ लेते हैं, लेकिन ड नहीं है, ये अवग्रह चिन्ह है। यस की तरह होता है, अंग्रेजी का जैसे यस होता है उसी तरह होता है, इसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो इसका आपको नाम जरूर याद रखना है ताकि परीक्षाओं में पूछा जाए तो उसको आप बहुत अच्छी तरह बता सकें। अब देखिए यहाँ पर तो अ की पूर्व उपस्थिति को बताने के लिए, उसकी सूचना देने के लिए यहाँ पर अवग्रह चिन्ह दिया जाता है। अब हम उदाहरण देखेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से स्पष्ट होती चली जाएंगी। पहला हमारा उदाहरण है एते प्लस अपि। जैसा हमने पिछले जोड़ तोड़ की बातें आपसे बताई थी कि शब्दों को पहले तोड़ना सीखिए फिर जोड़ना सीखिए। अगर यह आपको आ जाता है तो बहुत बढ़िया से संधि समझ में आएगी। तो हम पहले त शब्द को लेंगे, त में एक हमारा स्वर लगा हुआ है ए। अब ए उसके आगे हमारा एक वर्ण आया हुआ है अ। नियम यह कह रहा है कि यदि पद के अंत में
ए आए और उसके बाद अ आए तो पूर्व रूप हो जाता है। अब पूर्व रूप क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी पूरा पद हमारा ए के अनुसार बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभ का ए हमारा जैसे का तैसे ही था, और त में ए की मात्रा लगी रहेगी, चूंकि पूर्व रूप में हमारा ए की मात्रा लगी हुई थी। अब रही बात इस अ की, इस अ के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, तो यहाँ बताया इन्होंने कि अ की सूचना देने के लिए हम यहाँ पर एक अवग्रह का चिन्ह बना देंगे और बाकी चीज़ें ज्यों के त्यों लिख देंगे। इसे बोलेंगे पूर्व रूप संधि, अर्थात पहले के समान रूप बन जाएगा और बीच में अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे हम नीचे वाला देखेंगे, हरे प्लस अव, यहाँ पर हमारे र है और र में ए की मात्रा लगी हुई है और अव का अ आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये शब्द देखना है और ये देखना है, दोनों चीज़ें हैं। पहले शब्द की बात यह भी है, क्योंकि हरे हमारा पूर्ण शब्द है, हर माने शिव, और शिव के रूप को जब हम चलाएंगे तो उसमें हरे शब्द आता है। तो यहाँ पर यह सार्थक शब्द है, इसलिए यहाँ पर आपकी अयाद संधि ना होकर के क्या हो गई, पूर्व रूप संधि हो गई। तो इसको ध्यान रखना है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है, दोनों में भेद क्या है। तो पहले की भांति हम यहाँ भी कर लेंगे। देखिए ह हमारा पहले से था और ह लिख लिए, और रे चूँकि पूर्व रूप होना है, पहले की भांति रूप होना है, ए की मात्रा ज्यों की त्यों रह जाएगी, तो हरे हो गया। और अ की सूचना देने के लिए जो हमारा विधान है वो अवग्रह चिन्ह, यहाँ हम अवग्रह चिन्ह लगा लेंगे और वह आपका पहले से है, इसमें हरेव रूप इसका सिद्ध होगा, हरे प्लस अव बराबर हरेव। अक्सर अनुवाद में ये चीज़ें आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते हुए संधि बतानी है। मान लीजिए कभी संधि पहचानने को आता है, विकल्प दिया रहता है, वहाँ पर अयादि संधि का भी विकल्प रहेगा आपको और पूर्व रूप का भी रहेगा। तो आपको अवग्रह का चिन्ह देख करके पहचानना है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ इस संधि में अवग्रह का चिन्ह होता है, तो निश्चित तौर पर यह संधि समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगले उदाहरण में क्या लिखा हुआ है। अगला उदाहरण हमारा है को प्लस अपी। अब देखिए हमारा क्या है, क प्लस ओ और अपी का अ आया हुआ है। बिल्कुल पहले जैसी प्रक्रिया यहाँ भी होगी। आप ध्यान से देखेंगे तो दिया है कि कोई वर्ण है, उसके बाद देखिए एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण, एंग में क्या आएगा, ए और ओ। तो हमने अभी तक ए के उदाहरण देखे, अब हम ओ के उदाहरण देखेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अयादि संधि करते तो यहाँ पर ओ को अव आदेश होना चाहिए था, लेकिन उस नियम को यहाँ बाध कर दिया गया। उस नियम को यहाँ पर एंग पदांतादति नियम रोक देता है। जैसा हमने पिछली संधि के प्रकरण में बताया था अपवाद पढ़ाते समय, कि अपवाद वे होते हैं जो मूल नियम को रोक देते हैं और नए नियम का प्रतिपादन करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण आपको बताए थे कि आमतौर पर रविवार को अवकाश रहता है, लेकिन यदि 15 अगस्त रविवार को पड़ गया तो नोटिस निकलती है, सूचना निकाली जाती है कि 15 अगस्त को सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो वहाँ पर रविवार होने के बावजूद भी हम विद्यालय में उपस्थित होते हैं। वही हाल यहाँ भी है, वही नियम यहाँ भी है कि यहाँ पर पहले का नियम हट गया, नया नियम लागू हो गया। तो नए नियम के तहत क्या हो गया कि यदि यह स्थिति बनती है कि पहले पद का अंतिम वर्ण ओ हो और दूसरे पद का प्रथम पद अ हो, तो दोनों के बीच जो संधि होगी वो अयादि संधि न होकर के पूर्व रूप संधि होगी। तो यहाँ पूर्व रूप संधि का विधान होते हुए देखिए क में ओ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ हमारा फिर से पहले जैसे बन जाएगा को, और अ को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा लेंगे, बाकी हमारा पी पहले जैसे इसमें जुड़ जाएगा। तो बन गया कोपी। कोप माने कोई, को माने कौन, अप माने भी, तो कोई भी, कोप माने कोई भी, ये रूप सिद्ध होता है हमारा। सब में देखेंगे आप तो कोई के सार्थक पद लगा हुआ है। इसी प्रकार से विष्णु प्लस अव, और वही प्रक्रिया यहाँ भी हम दोहराएंगे। क्या करेंगे, लास्ट का हमारा वर्ण है ऋण, ऋण में ओ की मात्रा लगी हुई है और बाद में हमारा अव का अ आया हुआ है। अब देखिए उसी नियम के तहत यहाँ पर भी हम करेंगे, इस अ को हम घेरा बना लेंगे और पहले के रूप को जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारा क्या हो गया, वी हमारा पहले से था और आधा श भी पहले से था
और ये पहले था, इसमें हमने ओ की मात्रा का विधान कर लिया। और अ को व्यक्त करने के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वेरी गुड, अवग्रह, बहुत बढ़िया। और वह हमारा पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे वह को भी लिख लेंगे, तो बन गया हमारा विष्णु अव। इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यह हमारा रूप सिद्ध हुआ विष्णु अव। अब देखिए, नियम तो बहुत आसान से हैं, उदाहरण ढेर सारे आपकी किताबों में दिए हुए हैं। आप उन उदाहरणों में से पहचानने की कोशिश करिए कि किसमें अयादि संधि होगी और किसमें पूर्व रूप संधि होगी। बस एक बेसिक नियम याद रखिएगा कि जो पहले का पद होगा हमारा, यह सार्थक होगा। सब में देखेंगे तो कोई न कोई अर्थ प्रधान है, शब्द अर्थ को लिए हुए है, तो इन शब्दों का पता लगाइए। और उसके बाद अंतिम पद है हमारा अ। दूसरी बात, जब उदाहरण दिया रहेगा पेपरों में, तो वहाँ पर एक आपको बहुत बढ़िया सी पहचान मिलेगी, इसकी अवग्रह चिन्ह। इस अवग्रह चिन्ह को याद रखिएगा तो आपको कभी भी अयादि संधि के समझने में समस्या नहीं आएगी। अयादि संधि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, और पूर्व रूप भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि जहाँ अवग्रह रहेगा वहाँ पूर्व रूप संधि होगी हमारी, और जहाँ अवग्रह नहीं होगा वहाँ अयादि संधि होगी। आशा करता हूँ कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे सिखाने से आपको कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित प्रश्न आते हैं। अभी आपके अयादि संधि में कुछ अपवाद और बचे हुए हैं, हम अगले वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।